गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी स्टूडेंट्स उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सबों के बीच ऑब्जेक्टिव का क्लास हम आज से 5:30 से 6 बजे के बीच में आपके ये क्लास होंगे। तो सभी स्टूडेंट्स सुबह के 5:30 या 6 बजे से जो आपका लाइव क्लास होंगे उस क्लास में आप लोग सभी स्टूडेंट्स जरूर जुड़ जाएंगे, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ लगातार जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होता है तब तक हम लोग आधा घंटा जो है ना फार्मूला को डिस्कस हर रोज करने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स, अगर जो भी स्टूडेंट्स न्यू है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों को भी शेयर कर देंगे और दोस्तों को भी इस यूट्यूब चैनल के बारे में बता देंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स को आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हम लोग जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको वास्तविक संख्या, बहुपद और दो चर वाले रैखिक समीकरण एंड द्विघात समीकरण, इन 4 टॉपिक से आपके जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला बनते हैं उन फार्मूला को हम लोग समझने वाले हैं। फार्मूला से आपको टोटल फार्मूला से आपको डायरेक्ट जो है ना ऑब्जेक्टिव में आपको 30 मार्क्स का क्वेश्चंस 100% टकरा जाएंगे। 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो 100% आपके बीच टकरा जाएंगे। और अगर फार्मूला आपका पूरा कंप्लीट है तो आपको सिलेबस में भी दिक्कत नहीं होगा और किसी भी क्वेश्चंस को आप बिल्कुल अच्छे तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है बाबू, तो बिना देर किए हुए हम क्लास की शुरुआत करते हैं और आप सभी स्टूडेंट्स को फिर से आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास की शुरुआत करते हैं और आज जो अभी आपके बीच बताने जा रहे हैं उसमें हम लोग वास्तविक संख्या को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग वास्तविक संख्या का फॉर्मूला लेकर समझेंगे। वास्तविक संख्या का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला को अभी समझने जा रहे हैं। तो वास्तविक संख्या सबसे पहले होता क्या है? तो वास्तविक संख्या जो होता है वह टोटल के टोटल जो होते हैं वह परमेय और अपरमेय संख्या के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को समूह के जो हम लोग कहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, और परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या एक्चुअली कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं और फटाफट अगले टॉपिक्स की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक्स की ओर हम लोग अब बढ़ते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संख्या जो होते हैं परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला हम लोग समझने से पहले कुछ इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है उसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग परमेय संख्या, अपरमेय संख्या और वास्तविक संख्या को भी समझेंगे सबसे लास्ट में। ठीक है, चलिए तो अभी आपको सबसे पहले अगर क्वेश्चंस या फॉर्मूला की शुरुआत जो होती है वो आपको चैप्टर 1 में वास्तविक संख्या में अगर होती है तो सबसे पहले होती है प्राकृत संख्या से। किससे शुरुआत होती है? तो प्राकृत संख्या से यह फॉर्मूला शुरुआत होता है। तो प्राकृत संख्या के बारे में आप लोग सुने होइएगा। जो गिनती की संख्या होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। या जो गणना करने में जो प्रयुक्त होता है उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो उसी को हम लोग एक बार परिभाषा के तौर पे लिख लेते हैं। गणना करने में जो प्रयुक्त होता है, गणना करने में जो प्रयुक्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गणना करने में जो प्रयुक्त होता है उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, यह अनंत तक होता है। कहाँ तक होता है? अनंत। इसका कोई संख्या नहीं होता है। यह कहाँ तक होता है? जो प्राकृत संख्या होते हैं वो अनंत तक होते हैं, 1 से लेकर शुरू होते हैं और इसका कोई गिनती काउंटिंग नहीं होता है, ये अनंत तक होता है। ठीक है, अब इसमें आपके बीच क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या आपके बीच क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इन चीजों को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है इसमें वह पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपसे पूछा जा सकता है।
तो सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होता है वह क्या होता है? तो सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होता है वह 1 होता है। क्या होता है? वह 1 होता है। या आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी संख्या क्या होता है? सबसे छोटी संख्या क्या होता है? यह तो प्राकृत संख्या था, और आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी संख्या क्या होता है, सो आपको बताना, तो कैसे बताइएगा? तो सबसे छोटी संख्या जो होता है वह भी आपका 1 होता है, क्योंकि संख्या जो होते हैं वह 1 से शुरू होते हैं। कहाँ से शुरू होते हैं? संख्या जो होते हैं वो ऑलरेडी 1 से शुरू होते हैं। तो सबसे छोटी संख्या बोले या सबसे छोटी प्राकृत संख्या बोले, वो दोनों क्या हो जाएगा? आपका 1 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन प्राकृत संख्या से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि दो लगातार, या इसमें क्रमिक भी बोल सकता है, या इसमें आपको क्रमिक भी बोल सकता है। दो लगातार या क्रमिक, यानी कि दो लगातार प्राकृत संख्या का मौसा, दो लगातार प्राकृत संख्या का मौसा। कोई भी अगर आप दो लगातार प्राकृत संख्या के जब आप मौसा निकालते हैं, जैसे 3 और 4 हो, 4 और 5 हो, इसका अगर आप मौसा निकालते हैं तो अब आपके बीच 100% क्या होने वाला है? तो वो 100% आपके बीच 1 होने वाले हैं। तो दो लगातार प्राकृत संख्या का अगर मौसा पूछा जाए तो वह बिल्कुल होने वाला है 1 होने वाला है। क्या होने वाला है? 1 होने वाला है। तो आपको प्राकृत संख्या से जब क्वेश्चन बनेगा तो बिल्कुल इतना ही क्वेश्चन बन सकता है। प्राकृत संख्या से जब क्वेश्चन बनेगा तो वह इतना ही क्वेश्चन बनेगा। और यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया। क्वेश्चन आपको इस प्रकार रहते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन है, या दो लगातार क्रमिक संख्याओं का मौसा क्या होने वाला है। तो प्राकृत संख्या में आपको सबका मान 1 ही होने वाला है। क्या होने वाला है? 1 होने वाला है। अब हम लोग समझेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या एक्चुअली हम लोग कहते हैं किसको? इस चीज को थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। पूर्ण संख्या क्या बाबू? पूर्ण संख्या। थोड़ा इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं कि एक्चुअली पूर्ण संख्या हम लोग कहते किसको है। क्या पूर्ण संख्या एक्चुअली हम लोग कहते किसको है? तो प्राकृत संख्या से पहले, प्राकृत संख्या से पहले, प्राकृत संख्या से पहले शून्य शामिल हो जाएं, शून्य शामिल हो जाएं तो वे संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं, जैसे, तो जैसे हो जाएगा इसमें 0, प्राकृत संख्या से पहले 0, प्राकृत संख्या 1 2 से स्टार्ट होता है, उसके आगे हम लोग 0 लगा देंगे। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। इसकी भी संख्या अनंत होती है, क्योंकि 0 से जब संख्या स्टार्ट होता है तो क्या हुआ? संख्या कहीं जाकर रुकता है नहीं, उसकी जो संख्या होती है वो भी अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। अब इसमें आपके बीच क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, थोड़ा इस चीज को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आपसे बन सकता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है इसमें बाबू? तो 0 है। तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होगा वह 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इसमें आपसे भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अशून्य दो लगातार संख्याओं का, दो लगातार पूर्ण संख्या का मौसा, पूर्ण संख्या का मौसा। इसका मतलब हुआ कि शून्य के छोड़कर, अशून्य का मतलब क्या हुआ? शून्य के छोड़ के अशून्य दो लगातार पूर्ण संख्या का जो मौसा होगा वह भी आपका 1 होगा। कोई भी अगर आप शून्य के छोड़ के कोई भी दो लगातार संख्या का अगर आप मौसा निकालते हैं तो उसका मौसा क्या होने वाला है? तो 1 होने वाला है। तो इस प्रकार के जब भी आपको इसके बीच में जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वह आपके बीच इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको बहुत बेहतरीन तरीका से आपको ध्यान देना है और याद भी करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग समझते हैं सबसे पहले सम संख्या को। किसको समझते हैं? सम संख्या। सम संख्या एक्चुअली हम लोग कहते हैं किसको है? सबसे पहले हम लोग उसको समझेंगे और उसके बाद हम लोग
समझेंगे विषम संख्या को, ठीक है। तो सम संख्या वे सभी संख्या जो दो से विभाजित वे सभी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाएं, वे सभी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाएं उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अब जैसे कि अगर बात किया जाए एग्जाम्पल की, अगर बात किया जाए तो क्या होने वाला है, एग्जाम्पल तो 2 से कटने वाला संख्या, पहला संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट 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 अनंत। क्या 2 से कटने वाली संख्या कहीं जाकर रुक सकता है, नहीं। 2 से कटने वाली संख्या जो होती है वो अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है, उसका कोई गिनती नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इसमें आपके बीच क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। तो इसमें आपके बीच सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है, वह बन सकता है सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होने वाला है, तो सबसे छोटी सम संख्या आपके बीच 2 होने वाला है। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है। तो सबसे छोटी जो सम संख्या होने वाला है वो 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दो लगातार सम संख्या का मौसम, सम संख्या का मौसम, 2 लगातार सम संख्या का मौसम। कोई भी 2 लगातार अगर आप सम संख्या का मौसम अगर आप निकालते हो, जैसे हम अगर 6 और 8 का ही मौसम निकालना चाहें तो 6 इकाई 6, 2, 6, 2 तिहाई 6, मौसा कितना आया, तो मौसा 2 आएगा। कोई भी 2 लगातार सम संख्या का अगर आप मौसा निकालते हैं तो 100% वहाँ क्या होने वाला है, तो वहाँ 100% आपके बीच 2 होने वाला है। कितना होने वाला है, 2 होने वाला है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी सम संख्या और 2 लगातार सम संख्या का मौसा, दोनों का जवाब क्या होने वाला है, दोनों का जवाब 2 होने वाला है। क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। अब आपके बीच विषम संख्या को समझते हैं कि विषम संख्या एक्चुअली हम लोग कहते हैं किसको, विषम संख्या। विषम संख्या की अगर बात किया जाए तो विषम संख्या भी ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार सम संख्या का परिभाषा होता है, लेकिन इसमें 2 से विभाजित नहीं होता। वे सभी संख्या जो 2 से विभाजित न हो, क्या हो, 2 से विभाजित न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं विषम संख्या। क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जो 2 से विभाजित ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका जो एग्जाम्पल होने वाला है 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 डॉट, ये भी आपका अनंत तक होता है। कहाँ तक होता है, इसका भी कोई गिनती नहीं होता, ये भी आपका अनंत तक होता है। अब आपको इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होने वाला है, तो सबसे छोटी जो विषम संख्या वो 1 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आपके बीच सब सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दो लगातार विषम संख्या, 2 लगातार विषम संख्या का मौसम। अगर कोई भी आप 2 लगातार विषम संख्या का मौसम निकालते हैं तो 100% क्या होने वाला है, तो 100% आपको यहाँ 1 होने वाला है। जैसे हम निकाल कर चेक करते हैं 7 और 9 को। मान लो 7 इकाई 7, 2, यहाँ हो जाएगा 7, 3 दूना 6, 1 और यहाँ 2 हो जाएगा, 1 से 2 मरतबे में कट जाएगा। इसका जो मौसा होगा वह क्या होगा, तो इसका मौसा 100% 1 होने वाला है। कोई भी 2 लगातार अगर आप विषम संख्या का अगर आप मौसा निकालते हो तो 100% क्या होने वाला है,
1 होने वाला है। क्या होने वाला है? 1 होने वाला है। अब हम लोग समझते हैं, जब सम संख्या और विषम संख्या आप जान गए हैं तो इसमें 2 और क्वेश्चंस बन सकता है। क्या क्या बन सकता है? सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का योग। विषम संख्या का योग क्या होगा? सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का आपको योग बताना है। तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है और सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है। अगर इस दोनों का आप जोड़ते हैं तो क्या होगा? 3 होगा। तो यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का योग क्या होगा। 2 गो 1 गो 3 गो होने वाला है। क्या होने वाला है? 3 होने वाला है। और आपके बीच ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का गुणनफल आपसे पूछ सकता है। इसका मतलब इसमें दोनों गुणा करना होगा कि सबसे छोटी सम संख्या आपके बीच 2 होंगे और सबसे छोटी विषम संख्या जो होगा वह 1 होगा। इसका मतलब 2 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा? बराबर 2 होगा। तो सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का जब गुणनफल होगा तो वह 2 होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बीच पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। कहाँ पूछे जाएंगे? ऑब्जेक्टिव में। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इस चीज को आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। हर रोज आपका क्लास जो है ना वह 5:30 से 6 बजे के बीच में चलेंगे। तो आप स्टूडेंट सभी लोग अपना टाइम पर सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाएंगे और जरूर इस क्लास का आनंद आप लोग लेंगे, ठीक है। और ये अगर बोर्ड तक आप करते हो, बोर्ड तक ये लगातार चलने वाला है। अगर आप बोर्ड तक करते हो तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। तो ये था आपके बीच विषम संख्या। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे भाज्य संख्या। क्या समझेंगे? कि भाज्य संख्या एक्चुअली होता क्या है। भाज्य संख्या को समझते हैं। भाज्य संख्या हम लोग कहते किसको है? तो वे सभी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा कोई भी एक एवं स्वयं के अलावा कोई भी एक अन्य संख्या से विभाजित हो जाएं। कोई भी एक अन्य संख्या से विभाजित हो जाएं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। एक एवं स्वयं यानी कि एक और अपने आप के अलावा कोई भी एक दूसरा संख्या से कट जाएगा, वो संख्या आपको क्या कहलाने वाला है? तो वो संख्या आपको भाज्य संख्या कहलाने वाला है। क्या कहलाने वाला है? भाज्य संख्या। अब इसकी एग्जाम्पल को आप समझिएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल जो होने वाला है वह 4 होगा, उसके बाद 6, 8, 10, सॉरी इसमें 9 भी हो जाएगा, 9 भी होगा, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, डॉट 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 डॉट, ये भी आपका अनंत तक होगा। कहाँ तक होगा? इसका भी कोई गिनती नहीं है कि कहाँ तक होगा, यह अनंत तक चला जाएगा। कहाँ तक बाबू? अनंत तक चला जाएगा। अब देखिए इसमें आपको जितना भी क्वेश्चंस, जितना भी एग्जाम्पल लिया गया वह सब एक एवं स्वयं के अलावा कोई ना कोई दूसरा अंक से जरूर कटने वाला संख्या होगा। वही संख्या आपको भाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। अब इसमें आपके बीच क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसमें भी आपके बीच सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या, यहाँ बच्चों बहुत सस्पिशन में पड़ जाते हैं। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या वो 4 होने वाला है। क्या होने वाला है? 4 होने वाला है।
अब इसके अलावा इसमें क्वेश्चन आपको नहीं बन सकते हैं। उसके बाद इसमें आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि निम्न में कौन भाज्य संख्या है, और आपको ऑप्शन दे देगा। जैसे मान लो 41 हो गया, दूसरा का हो गया 91 हो गया, और तीसरा हो गया 71 हो गया। मान लो चौथा आपके बीच क्या हो गया 81 हो गया। अब क्या इसमें इसका राइट आंसर होने वाला है? तो 41 जो है ना वह स्वयं से कटने वाला, इसका मतलब निम्नलिखित में से भाज्य खोज रहा है, तो यह अभाज्य हो गया। 91, तो 91 जो है ना वह 13 से और 7 से कट रहा है, इसका मतलब यह भाज्य संख्या हो गया। यह क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। और 71 जो है ना वह नहीं कटने वाला, इसका मतलब यह अभाज्य संख्या हो गया। और 81 जो है ना यह बिल्कुल भाज्य संख्या है, क्योंकि 9 नमा 81, 9 नमा 81 यह भाज्य संख्या। तो इसमें आपके बीच दो हम भाज्य संख्या दिए थे और दो अभाज्य संख्या। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें आपको 3 गो रहेगा अभाज्य संख्या और एक क्या रहेंगे, एक आपके बीच भाज्य संख्या पूछे जाएंगे, और उसी में आपको क्या करना है, उसमें आपको जवाब देना है, उसी में आपको जवाब देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके बीच इसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और ठीक अगला में भी आपको पूछा जा सकता है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। इस प्रकार के बीच आपके बीच क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। आप एक बार क्वेश्चंस बैंक हो या कोई भी ऑब्जेक्टिव का बुक उठाकर देख लीजिएगा, इसमें बिल्कुल इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक आपके बीच है वो है अभाज्य संख्या। क्या है बाबू? अभाज्य संख्या। एक्चुअली अभाज्य संख्या हम लोग कहते किसको है? तो वे सभी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा, एक एवं स्वयं के अलावा, एक एवं स्वयं के अलावा कोई भी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उससे हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या। इसका मतलब हुआ कि वह एक से कटेगा नहीं तो अपने आप से कटेगा, या तो एक से कटेगा नहीं तो अपने आप से कटेगा। वो सबके सब जो संख्या होंगे वह आपको अभाज्य संख्या के श्रेणी में आएगा। किस संख्या के श्रेणी में? अभाज्य संख्या के श्रेणी में आएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिएगा। एग्जाम्पल को समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा। तो एग्जाम्पल इसका होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ... अनंत तक। अब देखिए एक जो है वह या तो एक से कटेगा नहीं तो अपने आप से कटेगा। 3 जो है वह या तो एक से कटेगा नहीं तो अपने आप से कटेगा। 5, 7, 11 ये सब के सब जो संख्या दिए गए हैं, या तो वो संख्या आपको एक से कटेगा, या तो वो संख्या जो है ना एक से कटेगा नहीं तो अपने आप से कटेगा, या एक से कटेगा नहीं तो अपने आप से कटेगा। वो सबके सब जो संख्या होंगे वो आपको अभाज्य संख्या की श्रेणी में आ जाएगा। किस संख्या की श्रेणी में आ जाएगा? तो वह सबके सब जो है ना अभाज्य संख्या के श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक्स को एक बार देख लेते हैं कि इससे क्या क्या क्वेश्चन आपसे बीच पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको सबसे पहले पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वह क्या होने वाला है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बीच 2 होने वाला है। कितना होने वाला है? 2 होने वाला है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें 2 लगातार, इसमें क्वेश्चन बनेगा 2 लगातार अभाज्य संख्या का मौसक क्या होगा? 2 लगातार अभाज्य संख्या का मौसक, अगर कोई भी 2 लगातार अभाज्य संख्या का अगर आप मौसक निकालते हैं तो 100% 1 होने वाला है। क्या होने वाला है? 1 होने वाला है। और यहाँ आपके बीच ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे छोटी जिस प्रकार सम और विषम में हम लोग पढ़े हैं, सबसे छोटी भाज्य एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग
सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग अगर पूछा जाएगा तो सबसे छोटी भाज्य आपके बीच 4 हो जाएंगे और सबसे छोटी अभाज्य जो होंगे वह 2 हो जाएंगे। इसका मतलब इसका जोड़ जो होगा वो 6 हो जाएगा। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, यानी कि 4 गुणे 2 बराबर 8 हो जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अगर आप गुणनफल की बात करें तो 4 गुणे 2 बराबर 8 हो जाएगा। इस प्रकार आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए, आपके मन में एक और बात होगा कि सर यहाँ 2 से लिए 1 क्यों नहीं हो सकता। बाबू, 1 को हम लोग कहते हैं सह अभाज्य संख्या। इस टॉपिक को भी आप समझ लीजिए। सह अभाज्य संख्या इसको समझ लीजिएगा। इसमें 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप जो होते हैं ना, 1 को हम लोग कहते हैं, 1 को सह अभाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सह अभाज्य कहते हैं। और दूसरा का नंबर यहाँ टॉपिक हो सकता है, क्या हो सकता है? कोई 2 संख्या जिसका मौसा 1 होगा वह दोनों सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो दोनों संख्या, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि 8 और 9 का अगर आप मौसा निकालते हैं तो वह सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे 13 और 19 का मौसा अगर आप निकालते हैं तो सब के सब क्या कहलाएंगे? अभाज्य संख्या। इस प्रकार के वह संख्या हो सकते हैं। इस प्रकार की वे संख्या बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। तो ये था आपकी भी सहअभाज्य संख्या। ठीक है, अब हम लोग समझने वाले हैं परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को भी थोड़ा समझ लेते हैं कि परमेय संख्या एक्चुअली हम लोग कहते हैं किसको है और अपरमेय संख्या हम लोग कहते हैं किसको है। तो परमेय संख्या को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग परमेय संख्या को समझते हैं कि परमेय संख्या एक्चुअली होता क्या है। परमेय संख्या एक्चुअली होता क्या है, इस चीज को हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। तो वे सभी संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q क्या हो? एक पूर्णांक। क्या है? एक पूर्णांक हो। इसमें हम लोग कह सकते हैं, क्या चीज कह सकते हैं? परमेय संख्या। अब इसका जैसे समझिएगा, जैसे को थोड़ा समझिएगा, 0 भी परमेय संख्या है, क्योंकि 0 का आप लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। कोई भी संख्या जो है ना, वह सबके सब जो संख्या है वह सबके सब क्या होने वाला है? तो परमेय संख्या होने वाला है। कुछ ऐसा भी संख्या हो सकता है जो रूट से बाहर निकल जाए, जैसे √8/2। √8 का अगर आप वर्गमूल निकालिएगा तो 2√2 हो जाएगा, बटा √2, √2 कट गया, इसका मतलब 2 होगा। तो इस प्रकार की भी संख्या आपके बीच परमेय संख्या हो सकता है। क्या हो सकता है? परमेय संख्या हो सकता है। इस प्रकार की भी संख्या जो है ना, वह परमेय संख्या बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग अपरमेय संख्या को थोड़ा समझ लेते हैं कि एक्चुअली अपरमेय संख्या हम लोग कहते किसको है। इस चीज को भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। अगर अपरमेय संख्या की बात किया जाए, अपरमेय संख्या की अगर बात किया जाए वह क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। अपरमेय संख्या, क्या? अपरिमेय संख्या। अपरमेय संख्या तो यह होता है वे सभी संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में, वे सभी संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा ना जा सके। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल आप लोग थोड़ा समझिएगा। इसका एग्जाम्पल बहुत डिफिकल्ट होते हैं। रूट में कोई भी संख्या आ गया जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, वो सबके सब जो संख्या होंगे
वह आपको अपरिमेय संख्या होने वाला है। और सबसे ज्यादा इसी टॉपिक से आपके बीच क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी कह रहे हैं कि निम्न में से कौन परमेय संख्या, निम्न में से कौन अपरमेय संख्या। सबसे ज्यादा इस टॉपिक से आपके बीच क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रूट 2, रूट 3, रूट 5 ये सबके सब जो है ना वह एक अपरमेय संख्या है। और पाई के फॉर्म में भी जो रहेंगे ना वो सबके सब आपके बीच अपरमेय संख्या होने वाला है। जैसे इस फॉर्म में भी अगर आपको कोई दिख जाता है तो वो सबके सब जो है ना अपरमेय संख्या होने वाला है। जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकलेगा या जो संख्या में पाई लगा हुआ रहेगा वो सबके सब जो संख्या होंगे वो आपको अपरमेय संख्या की श्रेणी में आ जाएगा। किस संख्या की श्रेणी में आ जाएगा? तो वह सबके सब आपके बीच अपरिमेय संख्या के श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक को समझते हैं। अगला टॉपिक आपके बीच क्या होने वाला है? तो अगला टॉपिक आपके बीच होने वाला है यूक्लिड। तो यूक्लिड में आपको क्या समझना, यूक्लिड का मेन मकसद होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। जहां हम लोग ए को क्या बोलते हैं, ए बराबर होता है भाज्य, और बी बराबर क्या होता है, बी बराबर होता है भाजक, और क्यू जो होता है वो हम कहते हैं, इसको हम लोग भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं? भागफल। और आर जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग शेषफल कहते हैं। अब उसके बाद अगर बात किया जाए, इसमें एक चीज परम सत्य है, 0 से बड़ा या बराबर आर होगा और आर से बड़ा 100% भी होगा। यह परम सत्य है। क्या है? यह सत्य है। आपसे क्वेश्चन या कई बार पूछा गया हुआ है कि इनमें से कौन सत्य है, तो आपको इस प्रकार रहेंगे, 0 से बड़ा या बराबर आर और आर से बड़ा बी होगा। यह सत्य है। यह क्वेश्चन आपके बीच कई बार पूछा गया। ठीक है, यह आपके बीच मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, यह मोस्ट इंपोर्टेंट आपको पॉइंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले चीज को समझते हैं। अब हम लोग जो समझने जा रहे हैं वो अभाज्य संख्या। अभाज्य कह रहे हैं अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड वाला फॉर्मूला, अभाज्य गुणनखंड वाला फॉर्मूला को हम लोग अभी समझने जा रहे हैं। जैसे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुणे मौसा। क्या होता है? लसा गुणे मौसा होता है। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या को भी बोला जा सकता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो ए भी आपका लसा गुणे मौसा होगा। क्या होगा? लसा गुणे मौसा, क्योंकि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या को ही बोला जाता है दो संख्याओं का गुणनफल। क्या बोला जाता है? दो संख्याओं का गुणनफल। अब इसमें और तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको पहली संख्या निकालना हो, आपको दूसरी संख्या और लसा और मौसा दिया हो, तो पहली संख्या बराबर आप लिख सकते हैं लसा गुणे मौसा बटे दूसरी संख्या, बटे दूसरी संख्या। आपके बीच इसमें और भी पूछे जा सकते हैं, तीसरा नंबर और भी पूछे जा सकते हैं। जैसे दूसरी संख्या निकालना हो, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा लसा गुणे मौसा अब बटे पहली संख्या, बटे पहली संख्या हो जाएगा। ठीक है, और आपसे अगला भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके बीच पूछे जा सकते हैं। चौथा नंबर, मान लेते हैं कि अगर आपको लसा निकालना हो, तो लसा बराबर आप इसको लिख सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा आपका मौसा। या आप कह सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटा हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बटा हो जाएगा मौसा। क्या हो जाएगा? मौसा। ठीक है, तो यह कब लसक, इस फॉर्मूला का प्रयोग हम लोग कब करेंगे, जब पहली संख्या दूसरी संख्या और मौसा दिया हो, तब आपको इसको यूज करना है। इसके बाद अगला फॉर्मूला बन सकता है 5वां नंबर मौसा निकालने का। तो इसका भी हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लसा। क्या हो जाएगा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लसा हो जाएगा। या आप इसको भी कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बटा मौसा। तो इस प्रकार इसमें भी आपके बीच पूछे जा सकते हैं। तो इस फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग कब करते हैं, कोई जब 3 दिया हो निकालना हो, कोई जब 2 दिया हो निकालना हो, तब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक आपके बीच है वह है शांत और अशांत। क्या है? वह है आपके बीच शांत और अशांत।
अगर शांत का कंडीशन को समझा जाए तो वह 1/2n गुने 5m होना चाहिए, या 1/2n हो जाएगा फिर भी शांत, या 1/5m हो जाएगा फिर भी शांत। यह तीन कंडीशन में होते हैं शांत। क्या होते हैं? शांत होते हैं। अब इसका नोट में आप समझ लीजिएगा, नोट को इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, नोट में इसको समझिएगा। ये सब क्या होता है? काटने के बाद लागू होता है, काटने के बाद यह लागू होता है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे हम आपके बीच एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे ले लिए 18/24 ले लिए, तो सबसे पहले इसको काटना है। जैसे हम काटते हैं 9, 12, 3 × 9, 3 × 4 12, काट दिए तो क्या बच गया? 3/4। अब नीचे वाला का आपको लघुत्तम निकालना है। तो अगर आप 4 का लघुत्तम निकालते हैं तो 2 × 2 होगा, यानी कि 3/2 × 2। इसका मतलब 3/2 के पावर में क्या हो गया? 2 हो गया। यह जो हो गया वह आपके बीच 1/2n के फॉर्म में हो गया, क्योंकि नीचे सिर्फ 2 आ रहा है तो यह शांत हो गया। नीचे अगर 2 आ गया तो शांत हो गया, या नीचे 5 आ गया फिर भी शांत हो गया, या 2 और 5 दोनों आएगा फिर भी शांत हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी दूसरा संख्या आएगा तो वह संख्या अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो संख्या आपके बीच अशांत कहलाएगा। ठीक है, तो यही टॉपिक आपके बीच था। तो पहला चैप्टर्स का आपके बीच फॉर्मूला आज एंड हुआ। ठीक है, पहला चैप्टर का फॉर्मूला एंड हुआ। अब हम लोग दूसरा चैप्टर के फॉर्मूला को समझेंगे। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे दूसरा चैप्टर, बहुपद का फॉर्मूला समझेंगे। ठीक है, बहुपद। अब हम लोग चैप्टर 2 बहुपद का फॉर्मूला हम लोग समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बहुपद एक्चुअली हम लोग कहते हैं किसको, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बहुपद एक्चुअली कहते हैं किसको है, इसको समझ लेते हैं। तो हम लोग बहुपद को समझते हैं कि एक्चुअली बहुपद जो होता है वह क्या होता है, हम लोग बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद को समझते हैं तो x का ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात जो है ना वह पूर्ण संख्या होगा। क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग बहुपद कहेंगे। अब पूर्ण संख्या का मतलब क्या हुआ? 0 हो सकता है, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक हो सकता है। इसका मतलब बहुपद में आपके बीच 0 भी घात होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक भी घात होते हैं। तो वो सबके सब जो है ना आपको बहुपद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वह सबके सब जो है ना आपके बीच बहुपद कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं 4x² + 9, 6x + 4, मान लेते हैं 10। इसमें भी बहुपद है क्योंकि x का जो घात है ना वह 0 इसमें है। ठीक है, इस प्रकार के सब के सब क्या हो गए? बहुपद हो जाएंगे। स्क्वायर, इसका देखिए अधिकतम घात 2 हुआ, 2 है इसका अधिकतम घात। हाँ ठीक है, अब इसमें भी आपके बीच कुछ कंडीशंस होंगे। कंडीशंस, अब नोट इसको समझ लीजिएगा, इस चीज को आप नोट जरूर याद करके रखिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कंडीशंस आते हैं थोड़ा इसको भी समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर, अगर कहीं भी आपको x रूट में दिख जाए तो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको कहीं भी x का घात माइनस में दिख जाएगा तो भी बहुपद नहीं होगा। अगर आपके बीच x का घात बट्टा में दिख जाएगा तब भी आपके बीच बहुपद नहीं होगा। और x जो है ना आपको x कहीं बट्टा में दिख जाए x तो भी बहुपद नहीं होगा। इस चीजों को याद रखिएगा, ये आपके बीच मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये आपके बीच मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। कहीं भी आपको रूट में x दिख जाए, x का घात माइनस में हो जाए, या x के घात जो है ना बट्टा में दिख जाए, या कहीं आपको x बट्टा में दिख जाए, इस कंडीशन में वो बहुपद नहीं होते। इस कंडीशन में आपके बीच बहुपद नहीं होते हैं। अब अगला समझते हैं हम लोग बहुपद का प्रकार को समझते हैं। बहुपद के प्रकार को समझते हैं। क्या समझते हैं? बहुपद के प्रकार। तो बहुपद जो होते हैं वो एक तरह से अनेक प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के, अनेक प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। बहुपद जो होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं। अब किस लिए अनेक प्रकार के होते हैं? क्योंकि जिसका जितना घात होगा
उतना घात वाला वो बहुपद कहलाएगा। अगर उसका 0 घात हो तो 0 घात यानी 0 घात वाला बहुपद, 1 घात हो रैखिक, 2 घात हो 2 घात, 10 घात हो 10 घात वाला बहुपद, तो वो सबके सब आपके बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, और सबसे पहला पॉइंट आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको शून्य बहुपद। क्या पढ़ना है? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद। कुछ स्टूडेंट्स तो शून्य बहुपद का नाम भी नहीं सुना होगा, कुछ स्टूडेंट्स तो शून्य बहुपद का नाम भी नहीं सुना होगा। एक्चुअली शून्य बहुपद हम लोग किसको कहते हैं? अचर जो संख्या होते हैं, अचर संख्या को शून्य बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? शून्य बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद कहते हैं। अचर जो संख्या होते हैं उसको शून्य बहुपद कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे 9 हो गया, 10 हो गया, 18 हो गया, 7 हो गया, -2 हो गया। ये सबके सब जो है ना शून्य बहुपद है। अब क्यों शून्य बहुपद है इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। जैसे क्या इसमें आपको एक चीज दिख रहा है? 9 में आपको x के पावर 0 छुपा हुआ है, x के पावर 0 छुपा हुआ है, क्योंकि आप 9 को बिल्कुल आप लिख सकते हैं 9 गुने किसी भी अंक के पावर में 0 उसका मान 1 होता है। इसका मतलब 9 हुआ, यानी 0 जो है सॉरी यानी 9 जो है ना वह शून्य बहुपद है, क्योंकि इसमें घातों की जो संख्या होंगे, घात की संख्या आपके बीच क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। तो यह शून्य बहुपद है। इसलिए कोई भी अंक आपको दिया हुआ रहेगा वो सबके सब बहुपद है। कौन बहुपद है? तो शून्य बहुपद है। शून्य बहुपद को आप लोग बहुत कम स्टूडेंट्स जानते रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद को समझ लेते हैं। रैखिक बहुपद को समझते हैं कि एक्चुअली रैखिक बहुपद हम लोग कहते किसको है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। थोड़ा हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात, जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल इसका समझिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं 4x स्क्वायर सॉरी x प्लस 4, 9x स्क्वायर प्लस सॉरी 9x प्लस 2, 9x प्लस 2, 10x माइनस 2, -7x प्लस 5, ये सबके सब जो है ना रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम घात आपके बीच 1 है। जब कोई घात नहीं इसका मतलब उसका अधिकतम घात क्या है? उसका अधिकतम घात 1 है। ये सबके सब क्या है? आपको रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसका अधिकतम घात 1 है। अब रैखिक बहुपद के कुछ फार्मूला को भी हम लोग समझ लेते हैं कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बीच बनते हैं। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप बराबर यह होता है ax प्लस बी होता है। क्या होता है? ax प्लस बी, ax प्लस बी होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद रैखिक बहुपद के एक शून्यक होते हैं। कितने होते हैं? रैखिक बहुपद के एक शून्यक होते हैं, एक शून्यक होते हैं। पहला नंबर अल्फा, या उसको आप शून्यक बोल सकते हैं, सिर्फ शून्यक भी बोल सकते हैं। और इसको निकालने का जो फॉर्मूला होगा, यानी कि शून्यक निकालने का जो फॉर्मूला होगा, शून्यक या x कह लीजिए, वह -b/a होगा। इसका फॉर्मूला होगा -b/a। तो यह आपके बीच रैखिक बहुपद का फॉर्मूला हुआ। रैखिक बहुपद को हम लोग एक क्वेश्चन आपके बीच रैखिक बहुपद का जो है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, यह सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा रैखिक बहुपद का शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। जिस बहुपद का जितना घात होगा ना उस बहुपद का उतना ही शून्यक होगा। जैसे किसी बहुपद का 10 घात है तो उसमें शून्यकों की संख्या 10 होंगे। जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो तो उसमें अधिकतम घात जो 2 है इसका मतलब शून्यकों की संख्या भी 2 होंगे। जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो इसका मतलब कि उसमें शून्यकों की जो संख्या होंगे वो भी आपके बीच 3 होंगे। ठीक है, इस प्रकार उसको समझना होता है। अब हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद। क्या? द्विघात बहुपद।
क्या समझने वाले हैं? द्विघात बहुपद। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो, जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे, बहुपद कहते हैं। अब इसको समझिएगा, थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2, 9x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2। इस प्रकार के कोई भी बहुपद जो होंगे जिसका अधिकतम घात आपके बीच 2 दिखेंगे, वो सबके सब क्या हो जाएंगे? वो सबके सब आपके बीच द्विघात बहुपद हो जाएंगे। लेकिन उसमें भी कंडीशन आपको लागू है, आपको रूट में x नहीं रहना चाहिए, x का जो घात है वो माइनस में नहीं होना चाहिए, x का घात जो है ना वो बट्टा में नहीं होना चाहिए, और x का जो घात है वह x जो है ना वह x जो है ना वह बट्टा में नहीं होना चाहिए। यह 3 कंडीशन फिर भी लागू होता है, यह 3 कंडीशन भी आपको कहीं दिख गया तो बहुपद नहीं होगा। इन 3 कंडीशन के अलावा इसके बारे में, क्योंकि 3 कंडीशन जहां भी दिख जाएगा वो बहुपद नहीं होगा। जब बहुपद नहीं होगा तो द्विघात बहुपद कैसे हो जाएगा? इस चीज को भी सोचना होगा ना, ठीक है, वही बात है। अब इसमें भी आपके बीच क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका जो क्वेश्चंस बनेगा वह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। आपके बीच इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या बराबर 2 होते हैं। पहला नंबर कह सकते हैं अल्फा, दूसरा क्या कह सकते हैं? बीटा। आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो माइनस b बटा a हो जाएंगे। आपको यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसका मतलब अल्फा गुणे बीटा कह रहा है, यानी कि c बटा a। तो यहाँ से भी आपके बीच क्वेश्चंस बनते हैं, फॉर्मूला बनते हैं, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आपको एक समीकरण दे देंगे, बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो माइनस b बटा a से आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यह फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VVI है। अगर आप 30 नंबर चाहते हैं कि मेरा आ जाए तो आपको फॉर्मूला पर पूरा कमांड करना होगा। आप मैथ में अगर अच्छा खासा नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो फॉर्मूला पर सबसे पहला कमांड करना होगा, सबसे पहले, ठीक है। अब इसमें एक फॉर्मूला और बच गया है, यदि आपके बीच अल्फा प्लस बीटा, ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणे बीटा दिया हो, या सिर्फ 2 शून्य भी दिया हो, तब आपको द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोला जा सकता है। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा? द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा होने वाला है। अब आपके बीच जो टॉपिक्स आ गया है वो त्रिघात बहुपद का आ गया। किसका? त्रिघात बहुपद। एक्चुअली हम लोग त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, थोड़ा इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग त्रिघात बहुपद कहेंगे। त्रिघात बहुपद कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे भी आप समझ सकते हैं। जैसे 4x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, या 9x क्यूब प्लस 2, या 10x क्यूब प्लस 4x प्लस 5। इसका अधिकतम घात आपके बीच 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसका जो अधिकतम घात है वो आपके बीच 3 होना चाहिए, ठीक है। अब आपको इसमें क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं इसको भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। आपको इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? यह होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है।
त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। ठीक है, आपके बीच ये भी क्वेश्चन बन सकता है, यह भी क्वेश्चन आपके बीच बन सकता है कि त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। क्या होते हैं? 3 शून्यक होते हैं। आपको हमने जस्ट बताया कि जिस बहुपद का जितना घात होगा उसमें उतना ही शून्यक होंगे, उसमें उतना ही शून्यक होंगे। जैसे त्रिघात बहुपद की अगर बात किया जाए तो इसमें त्रिघात, इसमें 3 इसका घात होने वाला, इसका अधिकतम घात 3 है, इसका मतलब इसमें शून्यकों की संख्या भी 3 होंगी। पहला नंबर, पहला अल्फा होगा, दूसरा बीटा होगा और तीसरा जो होगा वह क्या होगा? तो वह गामा होने वाला है। क्या होने वाला है? गामा। अल्फा, बीटा और गामा। नाम तो सुना होंगे, नाम तो सुने होंगे आप लोग। अब आपसे इसमें क्वेश्चंस पूछा जा सकता है शून्यकों का योग। अब त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग जो होगा वह होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा? तो माइनस बी बटा ए होगा। आपको इसमें और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दो दो करके शून्यकों का योगफल, दो करके शून्यकों का योगफल। इसका मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर यह होता है सी बटा ए होता है। क्या होता है? यह सी बटा ए होता है। आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा गुने बीटा गुने गामा इक्वल टू माइनस डी बटा ए। जब अल्फा बीटा गामा या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा या दो करके शून्यकों का योगफल या शून्यकों का गुणनफल आपको दिया हो और बोल दिया जाए कि त्रिघात बहुपद निकालना है, तो त्रिघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा? तो एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा गुने बीटा गुने गामा, यह होने वाला है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बीच बनेंगे, आपके बीच यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको ठीक इसी प्रकार फॉर्मूला जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, तब तक जो है ना आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना होगा, इस चीज को आपको बहुत बेहतरीन तरीका से समझना होगा। ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। तो लगभग आपका यह जो चैप्टर्स हुआ वो इंड हुआ द्विघात बहुपद। अब हम लोग थोड़ा द्विघात समीकरण को भी समझ लेते हैं। यह चैप्टर नंबर 4 है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, अब द्विघात समीकरण को समझते हैं। द्विघात समीकरण में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अगर डी जो है ना, डी वह 0 से बड़ा हो जाए, डी जो है ना, डी का जो मान है वह 0 से बड़ा हो जाएंगे तब क्या होंगे? जब डी का मान 0 से बड़ा हो जाएगा तो इसमें आपके बीच मूल, वास्तविक और असमान हो जाएगा, असमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वास्तविक और असमान हो जाएगा। अगर इसी में डी के मान 0 हो जाए तो मूल क्या हो जाएंगे? मूल वास्तविक और क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। और इसमें जो है ना डी के मान अगर 0 से छोटा हो जाएंगे तो अस्तित्व नहीं, अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विवेचक, विवेचक आपको निकालना है तब क्या होगा? तो विवेचक का होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। विवेचक का यह होता है। अगर द्विघातीय सूत्र का ही प्रयोग करने के लिए बोलेगा तो आपको यही काम करना होगा, द्विघातीय सूत्र। द्विघातीय सूत्र भी आपको बोलेगा तो पहले डी निकालना होगा, उसके बाद इसका मूल, मूल बराबर यानी कि एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। ठीक है, यह कंडीशन आपको कहाँ दिखेगा? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। विवेचक को आप डी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? डी कह सकते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो द्विघात समीकरण में ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना, इसी प्रकार के आपको इतना ही चीज पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग समझने वाले हैं कौन चीज को? सॉरी, अब हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को भी थोड़ा समझ लेते हैं। अगला जो टॉपिक आपके बीच है वह है दो चर वाले रैखिक समीकरण। यह चैप्टर 3 है, दो चर वाले
रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण को थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। इसमें आपके बीच क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। पहला नंबर जो कंडीशन होता है वो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब इसमें क्या क्या होते हैं थोड़ा इसको भी हम लोग समझते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होते हैं, तो सबसे पहले इसमें आपको प्रतिच्छेदी हो जाएंगे, प्रतिच्छेदी करती रेखाएं। उसके बाद दूसरा नंबर हो जाएंगे संगत हो जाएंगे। तीसरा नंबर केवल एक हल, केवल एक हल, अद्वितीय भी होगा, अद्वितीय भी होगा, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर इसका और एक चीज होने वाला है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, आश्रित, आश्रित भी हो जाएगा, ठीक है। तो a1/a2 बराबर b1/b नॉट इक्वल टू b1/b, आप प्रतिच्छेदी करती रेखाएं होंगे, संगत होंगे, केवल एक हल, अद्वितीय और आश्रित भी होंगे। उसी प्रकार आपके बीच a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो जाएंगे। तो इसमें क्या क्या होने वाला इसको थोड़ा समझिएगा। इसमें हो जाएंगे सबसे पहले आपको, सबसे पहले इसमें जो होने वाला है आपके बीच क्या होने वाला है, संपाती रेखाएं। क्या होने वाला है, संपाती रेखाएं। दूसरा नंबर होने वाला है संपाती रेखाएं के साथ साथ अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। उसके बाद तीसरा नंबर होने वाला है संगत, और चौथा होने वाला है अविरोधी। क्या होने वाला है, अविरोधी, ठीक है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 में हो जाएंगे संपाती रेखाएं, अपरिमित रूप से अनेक हल, संगत और अविरोधी, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक को समझते हैं, और यह टॉपिक आपके बीच जो होने वाला है तीसरा नंबर a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसमें सबसे पहले हो जाएंगे, इसमें जो सबसे पहले हो जाएंगे आपके बीच समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, असंगत, और चौथा विरोधी। क्या हो जाएंगे, विरोधी। तो आज आपका जो है ना वह टोटल 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर और 4 चैप्टर, सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम करा दिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स में से जो भी स्टूडेंट्स न्यू होंगे एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, और सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लाइक भी कर देंगे और दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।